चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फिर आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का जो नया कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके विषय में डिस्कस करेंगे भाई। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आज का लेक्चर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कैलकुलस का कॉन्सेप्ट एक है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, जिसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। थोड़ा बहुत आईटीएफ में मैंने आपको आइडिया दिलाया था, याद है? भूल गया? याद है? कोई बताएगा वर्धमान फलन किसे कहते हैं? जो लगातार ऊंचाई चढ़ रहा हो, अर्थात लेफ्ट से राइट की तरफ यदि ग्राफ चढ़ रहा हो, लगातार ऊंचाई बढ़ रही हो, तो हम उसे वर्धमान फलन कहते हैं। ह्रासमान जो लगातार ऊंचाई लेफ्ट से राइट की तरफ घट रही हो। तो चलिए हेडिंग लगाइएगा। हेडिंग लगाना है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। हेडिंग लगाएंगे वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ सुने भाई, देखो आज की क्लास में लगभग मैं वही 1.5 घंटे के पहले लेक्चर को फाइनल करूंगा और थ्योरी कराऊंगा। कल से एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे और किसी कारणवश आज सीट अवेलेबल नहीं है तो कल हर हालत में सीट मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगी, बटेगी। आप लोग कल सब लोग सीट ले लीजिएगा ताकि क्वेश्चन करने लगे धीरे धीरे, जो बन जाए, लेट हो जाएगी। क्या हेडिंग लग गई? अब सुनो, यहाँ से बोर्ड पेपर में एक क्वेश्चन 100% आता है, तो ये आपको लिखा पढ़ी करना हो कहीं से, तो मतलब इस कॉन्सेप्ट में सवाल 110% आना है। पेपर आउट है और ये 2 नंबर या 5 नंबर का सवाल आएगा। चांस 5 नंबर के भी रहते हैं लेकिन 2 नंबर पक्का है। तो आप नोट्स में लिखना हो, कहीं अपना शॉर्टकट में लिखना हो, हेडिंग के आगे पीछे लिखना हो, तो ये बोर्ड पेपर में 2 या 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अरे मेरी बात समझ गए ना यार? इसी को कहते हैं प्लान के साथ काम करना। प्लान तो पता होना चाहिए ना, तब तो किसी आदमी को मारेंगे हम। हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है तो कैसे करेंगे? तो ये आप नोट्स में लिखना हो लिख सकते हैं। बोर्ड पेपर में 2 या 5 नंबर का सवाल हर हालत में आता है भाई, मतलब कोई शंका नहीं इसमें। अब ये क्या तमाशा है, जरा दिमाग लगाइए। मैं एक एजटिक एक फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, fx बराबर x² का ग्राफ। ठीक है भाई, fx बराबर x² का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। fx का दूसरा नाम y। fx में x क्या है? डोमेन। डोमेन को ग्राफ में कैसे देखते हैं? x अक्ष में लेफ्ट से राइट की तरफ, रेंज y अक्ष में देखते हैं और कितना नीचे से ऊपर की तरफ। fx का दूसरा नाम y, अर्थात y बराबर किसका ग्राफ बनाना है? x²। y बराबर x² का मतलब पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ मुख खुलेगा। कनेक्ट हो ना सब लोग? ठीक है। शीर्ष कहाँ पे होंगे? वर्टेक्स मूल बिंदु 0 0 पे। अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक, ये इसका परवलय बन गया। ठीक, ये किसका ग्राफ है? fx बराबर x² का ग्राफ है। fx बराबर x² का ग्राफ है। क्लियर हो गया? अब सुनो, इस ग्राफ की जरा कहानी समझिए। इस ग्राफ में आप मुझे डोमेन बता दो, डोमेन कितना ले रहा है? डोमेन x बिलोंग -1 से, दिस इंप्लाइज डोमेन x बिलोंग रियल। किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह, किसी को कोई तकलीफ? यदि डोमेन देखने में तकलीफ है तो अब लेट हो गई भाई। अच्छा, डोमेन x अक्ष में कितना फैला है? -1 से। अब अनंत की तरफ कौन सा इंटरवल? ओपन, क्योंकि अनंत कोई संख्या। क्लोज का मतलब होता है टच करना, ओपन का मतलब थोड़ा सा दूर रहना, उसके अंदर रहना। -1 से बड़ा हो, +1 से। -1 कहाँ होता है? x डैश की तरफ, +1 x अक्ष की तरफ, राइट की तरफ +1 और लेफ्ट की तरफ -1। y अक्ष में -1 कहाँ होता है? नीचे, और +1 ऊपर। क्लियर है ना इतना? हाँ, मगर छोटी छोटी बात पूछ लो। अच्छा, इसकी रेंज बताओ। रेंज मतलब y बिलोंग्स
क्लोज इंटरवल जीरो, क्लोज जीरो, क्योंकि जीरो को टच कर लिया, नहीं समझ में आया, जीरो को क्या किया, टच किया, और कहाँ तक गया, प्लस अनंत। क्या समझ में आ गया? तो इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू ऑल रियल, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। नहीं है समझ? अरे पॉजिटिव रियल नंबर, चलो इतना ही लिखा रहने दो, नहीं पगला न जाया दे लो। अच्छा, अब जरा इसकी कहानी समझना। इधर की तरफ का जो ग्राफ है वहाँ x का मान क्या है, जीरो से बड़ा है। अरे इधर के ग्राफ में जो डोमेन है वो x बराबर जीरो से बड़ा है, और इधर का डोमेन जीरो से छोटा, और यहाँ पे एग्जैक्ट x बराबर जीरो। अब जरा दिमाग लगाना, जब x बराबर जीरो देन y बराबर जीरो, जब x बराबर जीरो तब y बराबर जीरो। तो फलन का ग्राफ कहाँ पे है, x बराबर जीरो पे ग्राफ कहाँ पे है, मूल बिंदु पर, और जीरो के आगे डालने पर ग्राफ लगातार चढ़ रहा है। अब इसकी मैं पूरी कहानी जरा समझा रहा हूँ। अब बिल्कुल बहुत सरल चैप्टर है, यदि आप कायदे से मेरी बात सुन ले गए तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम से राजा बाबू हो जाओगे इस चैप्टर पे। और ये 2 या 5 नंबर का सवाल है, यदि 2 नंबर का सवाल आया, सुनिए, और दिमाग में कहीं ये बातें तो नहीं चल रही कि परीक्षा ही नहीं होनी, ये तो नहीं चल रहा ना, हाँ ये ना चले, परीक्षाएं हो जाएंगी। और क्या पता, ये भी बता दूं, क्या पता परीक्षा के पहले आप मतलब वैक्सीनेशन भी आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि शायद ऐसा न्यूज़ पढ़ रहा हूं मैं, कुछ गूगल पे देखा हूं कि शायद 12 से 18 साल वालों की वैक्सीन नवंबर-दिसंबर में लॉन्च हो जाएगी। यदि लॉन्च हुई तो परीक्षा के पहले आपका टीका भी लग जाए। हाँ देखें, हाँ भैया इधर देखे फिर, हाँ भैया सब लोग कनेक्ट हो जाए फिर से। अरे थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, इसको सीधा बना दो। आप ये कुछ ऐसा बकवास सुने, एक्स डैश, हाँ दिमाग लगाइएगा, पहले ग्राफ ऐसे चल रहा है कि नहीं, तो लेफ्ट से देखो, देखना ध्यान से देखना। अरे मैं एक आम भाषा में बात कर रहा हूँ, गणित की भाषा में बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ मार्का उतर रहा है कि चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो ये हासमान है, मतलब इसकी रेंज लगातार घट रही है। यहाँ डोमेन डालूंगा कुछ, आगे डोमेन डालूंगा, और आगे जितना ये मैं डोमेन डाल रहा हूँ आगे की तरफ, नहीं है समझ, इधर की तरफ क्या होता है, डोमेन, ये ऐसे डोमेन चलता है बेटा, ये कैसे है, रेंज। इसका मतलब डोमेन आगे की तरफ डालने पर रेंज गिर रही, और ये कहाँ तक तमाशा कर रहा है, जीरो तक। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो ग्राफ है आपके सामने x लेस देन जीरो पर, मेरी बातें समझ आ रही, जब तक x लेस देन जीरो है तब कौन सा फलन है, आसमान। एग्जैक्ट जीरो पे मैं नहीं कह सकता कि वर्धमान है कि आसमान, मतलब एग्जैक्ट जीरो पे मैं कहूँगा कि ना तो वर्धमान है ना तो आसमान, क्योंकि जीरो के यदि आगे जाऊँगा, जरा दिमाग लगाना, तो ग्राफ क्या होने लगा, अर्थात लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। देखो डोमेन आगे बढ़ाने पर ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, तो यदि डोमेन को बढ़ाने पर ऊंचाई लगातार बढ़े, यदि डोमेन को बढ़ाने पर ऊंचाई लगातार बढ़े तो फलन वर्धमान है, यदि डोमेन को बढ़ाने पर ऊंचाई लगातार घटे। ये सब ना सीखो, कैसे सीखेंगे, यदि लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ की ऊंचाई लगातार बढ़ रही हो तो फलन वर्धमान होता है, और यदि लेफ्ट से राइट की तरफ फलन की ऊंचाई लगातार घट रही हो तो फलन आसमान। ये चित्र बना के डोमेन रेंज भर लें। समझ में नहीं आया क्या, जो थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दिया वो आइडिया समझ में नहीं आया क्या, आ गया, धीरे धीरे आएगा। अभी तो 1 घंटे में बहुत कुछ सीख के जाएंगे भाई हम लोग। हाँ, डोमेन रेंज लिख गया। सबसे पहले बताइए जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है कि नहीं है। अरे ये वाला फंक्शन है कि नहीं है, ग्राफ क्यों फंक्शन है, क्योंकि वाई एच की एक जगह काट रहा है। ये छोटी छोटी बातें आप हमेशा कनेक्ट रहें, ये छोटी छोटी बातों से हमेशा कनेक्ट रहें कि ये क्या चल रहा है। अब जरा दिमाग लगाना, मैं कुछ रीमार्क्स लिखूंगा, मतलब याद रखें भाई, याद रखें, ठीक। पहली बात क्या क्या याद रखना है, सुनना, ध्यान से सुनना। नंबर 1 बात, यदि लेफ्ट से
राइट की तरफ ग्राफ की ऊंचाई लगातार बढ़ रही हो, यदि लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ की ऊंचाई लगातार बढ़ रही हो, यदि लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ की ऊंचाई लगातार बढ़ रही हो, तो उस डोमेन पर फलन वर्धमान या इंक्रीजिंग फलन होता है। समझ में आ गया? क्या लिखा है? यदि लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ की ऊंचाई लगातार बढ़ रही हो तो उस डोमेन पर फलन वर्धमान होता है। पर्टिकुलर डोमेन के लिए बात करेंगे कि उस डोमेन पर लगातार ऊंचाई बढ़ रही है। ये समझ में नहीं आ गया? हाँ, दूसरे नंबर पे लिखेंगे, यदि लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ की ऊंचाई लगातार घट रही हो तो उस डोमेन को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, हिंदी में प्रांत, तो उस प्रांत पर फलन ह्रासमान मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन फलन होता है। अब सुनिए, ये समझ में नहीं आया क्या? आ गया? यदि लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ की ऊंचाई बढ़े तो वर्धमान और घटे तो ह्रासमान। ठीक। हाँ, तीसरे नंबर की बात, सांकेतिक भाषा में वर्धमान को ऊपर की तरफ ऐसे तीर लगा देंगे। ऐसे यदि ऊपर की तरफ तीर कहीं लगा पा जाए तो समझ लेना ग्राफ चढ़ रहा है। वर्धमान को कुछ ऐसे और ह्रासमान को से व्यक्त करते हैं, सांकेतिक भाषा में वर्धमान को ऊपर की तरफ तीर बनाना है तथा ह्रासमान को नीचे की तरफ तीर बनाना है, से व्यक्त करते हैं। ये भी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, कहीं स्टैंडर्ड किताबों में ऐसे संकेत बने होंगे ग्राफों में, तो आप समझ जाना कि ये वर्धमान है और ये ह्रासमान है। अच्छा, आप सुनो, अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं। आपको पता है फलन y बराबर fx में x डोमेन होता है और fx या y क्या लिखेंगे, रेंज होती है। ये छोटी छोटी जानकारी अपने दिमाग में लपेट लीजिए भाई। लिखेंगे फलन y बराबर fx में x डोमेन होता है और fx या y रेंज होती है। ये रेंज होती नहीं आ रहा समझ में? अरे अभी तो ये सब चीज़ें पहले से बता चुका हूँ। अब सुनना, अब इस पर्टिकुलर इस ग्राफ के विषय में भाई समझाएंगे। ठीक, अब सुने, बताओ। ये लिख गया? हाँ, आगे नंबरिंग बढ़ा दे रहा हूँ।
ये आगे नंबरिंग जरा सुने, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। जो सामने जो चित्र बनाया हुआ है और आप ये चित्र आपको देख रहा है भाई, आप भी इसको देख रहे हैं, अरे फिगर आपको देख रहा है भाई, जरा सुने। जब x लेस देन 0 है, यदि x लेस देन 0 है तब फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर क्या है पूरी स्टोरी बता दिया, क्या है पता नहीं क्या है खास मान, क्योंकि जैसे डोमेन आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं इसकी रेंज घट रही। तो लिखेंगे यदि x लेस देन 0 है तब फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर। यदि x लेस देन 0 है, यदि x लेस देन 0 है तब फलन, यदि x लेस देन 0 है तब फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर हास मान फलन है। हास मान फलन, या फिर ऐसे लिख दो है। हाँ भाई, मैं नीचे की तरफ तीर बना लूँ तो तुरंत आपका मन समझ जाए कि नहीं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अरे ये क्या लिख दिया, नहीं सही तो चल रहा हूँ, मतलब इंग्लिश में इंक्रीजिंग बोल गया, डिक्रीजिंग बोलना चाहिए, मैं इंग्लिश का वर्ड गलत बोल गया, लिखा सही। क्या लिखा हूँ कि ये लगातार ऊंचाई घट रही है इसकी, जब x लेस देन 0 तो इसकी ऊंचाई लगातार घट रही है, तो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब लगातार घट रहा है, तो हासमान फलन को इंग्लिश में डिक्रीजिंग बोलेंगे, सांकेतिक भाषा में नीचे तरफ एरो लगा देंगे, बस नहीं समझ में। अच्छा, अब अगले नंबर पे देखना, अगले नंबर पे यदि x इज ग्रेटर 0 है तब फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर वर्धमान फलन डिक्रीजिंग फंक्शन है। सॉरी, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। अरे यदि x इज ग्रेटर 0 तब फलन का ग्राफ लगातार चढ़ रहा है, समझ गए कि नहीं। यदि x लेस देन 0 है, इधर देखें, यदि x लेस देन 0 तो डोमेन ऐसे चलता है, ये डोमेन होता है, ये क्या है डोमेन। अरे मैं दर्शा दूं, ये एरो की तरफ इधर क्या चल रहा है, ये डोमेन चल रहा है, और ये रेंज चल रही। अब जरा दिमाग लगाना, जैसे मैं इधर की तरफ डोमेन बढ़ा रहा हूँ, ये ग्राफ नीचे की तरफ अर्थात लेफ्ट से राइट की तरफ उतर रहा है। जब लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ लगातार उतरे, बात समझ में, तो क्या है हासमान है। और यदि लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ चढ़े तो वर्धमान। वर्धमान का तो इंक्रीज है और हासमान का तो डिक्रीज है। वर्धमान को ऊपर की तरफ तीर लगाएंगे, हासमान को नीचे तरफ। तो ग्राफ से तो आप समझ जाओगे ना कि कौन सा वर्धमान है कौन सा हासमान है। अब इसको थ्योरेटिकल मेथड से कैसे सवाल लगाएं, अब ये कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे। ग्राफ बना होगा तो आप समझ जाओगे। कोई पूछे x बराबर 0 में क्या कह रहा है, तो x बराबर 0 में y बराबर, x बराबर 0 में y बराबर 0। तो जब हम 0 को लेंगे तो हम कहेंगे कि ना तो वर्धमान है ना तो, क्योंकि एक जगह एक पॉइंट बनाएगा, नहीं क्लिक किया। फिर सुनो, x बराबर 0 में y बराबर, तो जो ये पूरा जो डोमेन ले रहा है माइनस अनंत से प्लस अनंत में, तो 0 के पीछे तो इसका रूप पता चल रहा है। 0 के पीछे तो अपना नेचर बता दिया कि मैं उतर रहा हूँ, और 0 के आगे अपना नेचर बता दिया मैं। लेकिन 0 पे क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये केवल पॉइंट में मूल बिंदु पे खड़ा है। इसका मतलब x बराबर 0 पे ना तो फलन वर्धमान है ना तो कांस्टेंट है। अब भी नहीं समझ में आया, ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। लिखेंगे x बराबर 0 पर फलन ना तो वर्धमान है ना तो हासमान। x बराबर 0 पर ना तो फलन वर्धमान है ना तो हासमान है। x बराबर 0 पर फलन ना तो वर्धमान है ना तो हासमान है। x बराबर 0 पर फलन ना तो वर्धमान है ना तो हासमान है। अब सुनिए, हाँ हेडिंग लगाएंगे सामान्य ग्राफ से। हेडिंग लगाइए सामान्य ग्राफ से, हेडिंग लगाओ सामान्य ग्राफ से वर्धमान, सामान्य ग्राफ से वर्धमान तथा हासमान फलनों की पहचान। सामान्य ग्राफ से वर्धमान तथा हासमान, वर्धमान तथा हासमान फलनों की पहचान। सामान्य ग्राफ से
वर्धमान तथा ह्रासमान, वर्धमान तथा ह्रासमान फलनों की पहचान। अब सुने ये क्या तमाशा है, मैं कुछ चित्र बनाऊंगा, आप मुझे बताइएगा। देखो दिमाग लगाना, जैसे ये मैंने एक फिगर बनाया, ये फिगर बनाया, कुछ ऐसे करके फिगर बनाया, कोई बताएगा किसका ग्राफ? अरे वर्धमान तो ये ग्राफ किसका है? e की पावर x का। बोल गए? कोई बात नहीं, ना याद करो, ठीक। हाँ है तो वर्धमान की नहीं, बोलो। इधर की तरफ ये क्या होता है? डोमेन, जिसको हम x पढ़ते हैं क्या, और इसको क्या पढ़ते हैं? fx। fx का मतलब रेंज। अब भी नहीं समझ में आया, या इसको y पढ़ते हैं। अरे क्लिक किया कि नहीं? अरे x डैश को x अक्ष पढ़ेंगे, ये y अक्ष है। इतना भी समझ में नहीं आया, आ गया होगा समझ में। तो ये कौन सा फलन? वर्धमान। लिखेंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन वर्धमान है, दिया गया फलन वर्धमान है, दिया गया फलन वर्धमान। क्यों वर्धमान है? देखो मुझे बताने दीजिए, एक मिनट सुन लीजिए और सीरियस सुनिए। इसके रास्ते के ऊपर आप थोड़ा सा मार्का में चला रहा हूं, आप देखेगा लेफ्ट से राइट की तरफ मार्का चढ़ रहा है कि उतर रहा है? तो यदि लेफ्ट से राइट की तरफ मार्का, अरे पेन ग्राफ के ऊपर चढ़ाई करे, नहीं समझ आया तो फलन क्या है? वर्धमान। समझ में आ गया? मैं लिखे भी दे रहा हूं, लेफ्ट से राइट की तरफ लगातार ऊंचाई बढ़ रही है, इसलिए वर्धमान फलन होगा। वर्धमान फलन होगा। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं भाई। देखो आप अब एक एग्जाम्पल और लूँ, सुनना, दिमाग लगाना, ठीक। ये ऐसे मैंने एक ग्राफ ले लिया, सीधा सीधा ऐसे ले लिया, एक लाइन ले लिया। अब बताओ ये इसको हाँ समान है, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ ऊंचाई, अरे लेफ्ट से राइट की तरफ मार्का उतर रहा है कि चढ़ रहा है? उतर रहा है। तो कौन सा फलन है? हाँ समान फलन। लिखो हाँ समान फलन, हाँ समान फलन अर्थात अब सुनो, अगला मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बात। ये थोड़ा सीरियस होकर सुनेंगे भाई। अरे आज क्या दिमाग में चल रहा है मेरे यार। ये हासमान नीचे की तरफ चिन्ह होगा, ये इसको ऊपर की तरफ चिन्ह लगा सकते हैं, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक। अब देखें इधर, सुनिएगा, क्या मैं अपनी बात प्रस्तुत करूं? सीरियस रहना, ऐसे 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 ऐसे। देखो अब ये भी वर्धमान है, ये दो तरह का खेल दिखाएगा। ऐसे केस बताओ, एक निरंतर वर्धमान होता है, एक केवल वर्धमान होता है। तो इसको निरंतर वर्धमान नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ दूरी के लिए, देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए ऊंचाई चढ़ रहा है, फिर घट तो नहीं रहा, उसी ऊंचाई पे कांस्टेंट होके आगे बढ़ रहा है। अब भी बात समझ में नहीं, पूरा दिमाग रिफ्रेश होकर मेरी बातों को सुने, ठीक है। ये ग्राफ पहले कुछ डोमेन के लिए, यहाँ से देखो सपोज दैट ये यहाँ x बराबर 1 है और यहाँ x बराबर 3 है थोड़ी देर के लिए, तो x से 1 से 3 तक ये लगातार चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ऊंचाई लगातार बढ़ा रहा है अपनी। लेकिन फिर यहाँ से मैं यदि बात कहूँ, जरा दिमाग लगाना, यदि मैं इसको कहूँ यहाँ x बराबर 5, तो मैं कह पाऊंगा कि 3 से 5 तक कांस्टेंट हो गया, अर्थात रेंज बदल, अर्थात जो रेंज यहां तक पा गया है 3 में, वही रेंज कांस्टेंट है कि घट रही है रेंज की बढ़ रही है? वही रेंज कांस्टेंट है। फिर इसके बाद चढ़ने लगा, ओवरऑल ये उतरा तो नहीं है, या फिर इसको भी वर्धमान बोलते हैं। बात आप दिमाग लगाइएगा, ये भी वर्धमान का केस है।
लेकिन ये स्टिकली इंक्रीजिंग नहीं है। स्टिकली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, जरा दिमाग लगाना, मैं बोल रहा हूँ, बात आप समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। स्टिकली इंक्रीजिंग का मतलब इंक्रीज तो कर रहा है आगे तरफ, लेकिन स्ट्रिक्टली का मतलब होता है, अरे कोई स्ट्रिक्ट शब्द नहीं सुने, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है निरंतर, मतलब कठोर जी बोलो थी। तो यहाँ चीजें किसी चीज को निरंतर करना, तो ये ग्राफ निरंतर है। निरंतर का मतलब छोटे से छोटे डोमेन में ये अपनी रेंज बदल देगा, और हर बार जितना डोमेन बढ़ाएंगे उतनी रेंज आपको ज्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। इसको हम कहेंगे स्टिकली इंक्रीजिंग है, और इसको केवल इंक्रीजिंग बोलेंगे, इसको बोलेंगे निरंतर वर्धमान। निरंतर का मतलब लगातार वर्धमान। समझ में नहीं आया? अब जरा दिमाग लगाओ, ये लगातार और वर्धमान मतलब निरंतर और केवल वर्धमान में क्या फर्क है। जैसे आप रोज 5 घंटे पढ़ाई करें, ठीक है, तो 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो भी आपका ग्राफ वर्धमान चल रहा है। वर्धमान का मतलब नीचे तो नहीं उतर रहे हैं, बोलो। लेकिन पहले दिन आप 5 घंटे पढ़े, दूसरे दिन 6 घंटे, तीसरे दिन 6 घंटे 10 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट, तो आपका ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है कि नीचे चढ़ रहा है? ऊपर, निरंतर ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि आप रोज कुछ ना कुछ ज़्यादा कर रहे हो। अरे अब भी नहीं समझ में आया, ठीक। तो वर्धमान ये भी है, वर्धमान ये भी है। इसके अंदर 2 शाखाएं होंगी, कौन सा फलन है? वर्धमान फलन, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। ये डोमेनों में दर्शाना हो दर्शा लीजिए, बाकी ना दर्शाना तो अभी मत दर्शाओ डोमेनों में। उस उम्मीद है आपको बात पकड़ में आ रही होगी। नहीं आए सुन आगे? अब सुने, एक ग्राफ और बना रहा हूं। अब इस तरह के कुछ तमाशे किए जाएं ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आए कि क्या कर रहा हूं मैं। जरा सुने, ये ग्राफ जरा पकड़ो, ये वाला ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? भाई इसकी फोटो देख के नहीं पहचानते आप, किसका ग्राफ है? साइन एक्स का। तो पर्टिकुलर यदि मैं इसका डोमेन बांट दूं, दिमाग लगाना, यदि मैं इसका डोमेन इंटरवल बांट दूं, अरे इंटरवल अलग अलग डिफाइन करूं, यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे। अब जरा दिमाग लगाना, देखो मैं इसकी पूरी पोल खोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाहता हूँ। दिए गए डोमेन 0 से 2π के लिए, अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? दिए गए डोमेन 0 से 2π के लिए फलन ना तो वर्धमान है ना तो, क्योंकि एक बार चढ़ रहा है एक बार उतर रहा है। अब भी नहीं समझ में, क्योंकि ये फलन पहले चढ़ रहा है फिर उतर। अब पर्टिकुलर दिमाग लगाना, 0 से π/2 तक के लिए, 0 से π/2 तक के लिए चढ़ रहा है। अब π/2 से, अरे π/2 से 3π/2 तक ये उतर रहा है, फिर 3π/2 से 2π तक चढ़ रहा है। तो किसी भी ग्राफ को हम उसके दिए गए डोमेन में खेलेंगे। नहीं समझ में आया? जब तक वो डोमेन डिफाइन नहीं करेगा तब तक हम उस सवाल को लगाना मुश्किल है। अब कोई साइन एक्स का बात करे, जरा दिमाग लगाना, यदि पर्टिकुलर साइन एक्स का कोई ग्राफ पूछेगी वर्धमान है कि ह्रासमान है, तो मैं रिपोर्ट लगाऊंगा ना तो वर्धमान है, मतलब मैं इंग्लिश में बोलूंगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान। लेकिन कोई कहा कि नहीं साइन एक्स का ग्राफ 0 से π/2 में बताओ, तो मैं दुनिया वाले को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि वर्धमान है। अब भी नहीं समझे? फिर किसी ने कहा कि π/2 से 3π/2 में बताओ, तो मैं कहूंगा ह्रासमान। फिर किसी ने कहा नहीं 3π/2 से 2π में बताओ, तो कहूंगा वर्धमान है। अब किसी ने सीधा सीधा कहा कि फलन साइन एक्स, फलन साइन एक्स कौन सा फलन है? ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान। ये बात समझ में नहीं आई क्या? आ गई बात समझ में? तो ये ग्राफ बना लीजिए, लिखेंगे, ये ग्राफ बनाएंगे, लिखेंगे फलन f(x) बराबर साइन एक्स, फलन f(x) बराबर साइन एक्स, ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान फलन। फलन f(x) बराबर साइन एक्स, ना तो वर्धमान है ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। इंग्लिश में लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मैं इसको बोलता हूँ NIND, इसको क्या बोलूँगा? NIND। क्या पढ़ेंगे? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इसको मैं सीधा सीधा NIND बोलूँगा। अरे समझ में नहीं आया? ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। अब जरा दिमाग लगाएं भाई। हाँ चलो इधर देखता हूँ, देखो फिर एक फिगर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ।
ये बच्चों वाला मैं खिलवाड़ आजकल कर रहा हूँ, दिमाग लगाएं भाई। हाँ, ये क्या कौन सा फलन है? अरे कौन सा फलन है ये? मतलब वर्धमान है कि ह्रासमान? ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान, क्योंकि जब तक कोई इंटरवल ना चेक कराए, या फिर इंटरवल बोलो, क्योंकि यहां तक चढ़ रहा है। अरे सुन रहा हूं, ये तंबू जो बना हुआ है यहां तक चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है, तो टोटल रिपोर्ट में क्या लगाऊंगा कि ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान। लिखेंगे ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, ना तो वर्धमान ना तो ह्रासमान फलन। हाँ चलिए, हेडिंग बना लीजिए आगे भाई, हेडिंग बनाएं। हेडिंग बनाएंगे, हाँ बोलो भाई। अब तो ये ग्राफ से चेक करना हो गया। ग्राफ से वर्धमान फलन को कैसे चेक करेंगे जल्दी बताओ? लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ की ऊंचाई लगातार बढ़े तो वर्धमान है, और ऊंचाई लगातार घटे तो, और दिए गए डोमेन में दोनों हरकत करे तो ना तो वर्धमान ना तो। अब दर्द कहाँ है, हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे, तो चलेंगे अब थ्योरी मेथड से। लिखेंगे थ्योरी मेथड, थ्योरी मेथड। हाँ सुने, ये थ्योरी मेथड है क्या? सबसे पहले वर्धमान फलन की बात होगी। वर्धमान फलन मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन की पहले हम सब लोग मिलके बात करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। लिखेंगे इस हेडिंग के नीचे लिखेंगे वर्धमान फलन दो प्रकार के होते हैं। वर्धमान फलन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक में लिखेंगे निरंतर, नंबर एक में लिखेगा निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन। इंग्लिश से पढ़ते हैं स्ट्रिक्टली, पढ़ रहा हूं मैं, STRICTLY, इंक्रीजिंग फंक्शन। थोड़ा स्पीड से लिख डालो। अच्छा देखो, ये बहुत छोटी सी बात है, इसे लिख के जल्दी देता नहीं है ये निरंतर, लेकिन ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आगे कहीं हम फंसे ना किसी चीज़ में। क्योंकि सीट में थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट तक के क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ मैं बोल के करा दूंगा आपको। निरंतर का मतलब क्या होता है? लगातार। बात समझ में आ गया? तो ज़्यादातर यही पूछता है, हमारे ग्राफ ज़्यादातर कांस्टेंट में नहीं चलेंगे, वो निरंतर ही बढ़ेंगे। अच्छा, एक होता है वर्धमान, तो वर्धमान की फीलिंग होती है कि यार ये उतर नहीं रहा होगा, नहीं समझा? बोलो। इसका मतलब जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमारे कैरियर में हम जितने भी रन बनाए वो वर्धमान में बनाए। वर्धमान का मतलब, या फिर हम 10 रन बनाए, बोलो। यदि पहली बार हम 10 रन बना दिए तो हमारा काम क्या है कि कम से कम 10 तो बनाते जाएं। अब भी नहीं समझ में आए? 10 बनाएं या 10 से ज़्यादा बनाएं, तो हमारे जो कैरियर का ग्राफ होगा वो क्या होगा? वर्धमान। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो ई की पावर एस का ग्राफ होता है, जो ई की पावर जिसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, वो कुछ ऐसे चढ़ता है, और जब ये चढ़ता है तो कभी लौट के नहीं आता है। आप विश्वास मानिए, जब कोरोना की पीक आई थी तो यही ग्राफ दिख रहा था, और भगवान मालिक था कि कभी लौट के भी आ जाएगा। बात समझ में नहीं आए? सब लोग कह रहे थे, जितने भी एक्सपर्ट थे न्यूज़ चैनल पे सामने आ रहे थे कि अभी 5 लाख तक केस जाएंगे, तब इसका पीक आएगा, फिर नीचे उतरेगा। तो हम गणित की भाषा में यदि ग्राफ बनता है तो आप एक्चुअल गणित सीख रहे हैं। और हम कोरोना के केस उस नहीं देखते थे कि कितने केस है कैसे, हम गूगल में उसका ग्राफ देखते थे कि यार ग्राफ कैसे कर रहा है। तो पहले ग्राफ ऐसे चढ़ रहा था, 1-2 दिन नीचे आया तो थोड़ा खुशी होती थी, और अगले दिन सीधे मार देता था ऊपर। नहीं समझ आया? आ गया समझ? इसका मतलब पहले तो लगातार वर्धमान था, बोलिए, फिर कुछ दिन कांस्टेंट रहा तो भी हम मैं वर्धमान ही बोलूँगा।
अरे यदि चढ़ रहा है फिर चढ़ने के बाद उतरा नहीं, कांस्टेंट रहा तो सीधा चलने लगा। अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब जैसे लगातार चढ़ रहा है अब कुछ देर तक कांस्टेंट चल गया, यदि कांस्टेंट चल रहा है तो भी मैं दुनिया वाले को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा नहीं वर्धमान है अभी, अभी आसमान नहीं है। आसमान कब होगा? जब उतरने लगा, क्योंकि अभी उतरा नहीं है, ये तो जहां तक पहुंचा है उसी के बराबर चलने लगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन मिलने लगी। अब भी नहीं समझा, आगे समझ। तो ऐसे ग्राफों को हम निरंतर वर्धमान नहीं कह सकते। ये पहली देर तक तो निरंतर वर्धमान था, यहां तक तो लगातार वर्धमान था, लेकिन कुछ दिनों के लिए वर्धमान तो रहा लेकिन ये कांस्टेंट चलने लगा। अब भी नहीं समझ में। तो निरंतर वर्धमान की फोटो कभी भी लगेगी तो आप समझ गए होंगे लगातार बढ़ेगा। अच्छा, दूसरे नंबर में केवल वर्धमान पढ़ेंगे इसको। केवल वर्धमान फलन मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, यार दोनों में फर्क समझ में नहीं आया क्या? आ गया। अब देखो पहले वाले का मैं केस बनाता हूं, ठीक। पहले वाले को देखो, मैं ये पहले वाला मैं डील करता हूं भाई। पहले वाले में क्या लिखा है? निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन। हाँ भाई, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ आप सुनिएगा, जरा सुने। निरंतर का मतलब लगातार। क्या ग्राफ कहीं कांस्टेंट होगा? नहीं होगा। तो एक ग्राफ बनाते हैं। अब जरा दिमाग लगाइए, एक ग्राफ बनाता हूं मैं। सपोज दैट ये कोई ग्राफ है, ये ग्राफ बना हुआ है y बराबर fx का। एक किसका ग्राफ है? y बराबर fx का ग्राफ है। एक थोड़ा सा डोमेन भी मुझे दर्शाना पड़ेगा इसका, अभी समझाता हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा, ठीक। ये ऐसे थोड़ा चढ़ता हुआ ग्राफ बनाइएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं करिएगा। ये चढ़ता हुआ ग्राफ है ये, और ये ग्राफ है y बराबर fx का। इधर की तरफ क्या होता है? डोमेन। इधर की तरफ रेंज होती है। यदि मैं बात करूं तो ये x है और ये क्या है? ये fx है या y है। क्या समझ में आ गया? अब सुनो, दिमाग लगाना, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। कभी भी जो इंटरवल होगा तो दो पॉइंट मानेंगे। सपोज दैट यहाँ का पॉइंट x बराबर a है और ये अंतिम पॉइंट x बराबर b है। नहीं आए समझ में? अर्थात ग्राफ कितने डोमेन में बना है? a से b तक में। क्या x बिलोंग, जरा दिमाग लगाना, क्या x बिलोंग, सुनना, ध्यान सुनना, x बिलोंग a टू b में फलन सतत है? बोलो। तो ये बातें फोकट में धीरे धीरे खुल रही हैं कि फलन को वर्धमान होना या ह्रासमान होने के लिए पहले बेसिक चीज़ है, फलन को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। नहीं समझ में? फिर सुने, यदि फलन वर्धमान चेक कर रहे हैं या ह्रासमान चेक कर रहे हैं तो फलन को क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस की दो कहानी है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डेरिवेटिव हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ डेरिवेटिव का विशेष लेना देना नहीं है। कुल मिला के मैं इसको चेक करने के लिए कुछ दो पॉइंट मानूंगा। माना x1, x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। देखो अभी कुछ देर आपको शायद सदमे में चले जाएंगे कि ये क्या लिख दिया। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि डोमेन इसका क्या है। क्लोज इंटरवल a टू b, क्लोज इंटरवल a टू b, अर्थात a से b तक ग्राफ लगातार बना है। बोलो, क्या ग्राफ चढ़ रहा है तो निरंतर वर्धमान है। लेकिन मैं ग्राफ से बता रहा हूं ना निरंतर वर्धमान है। अगला व्यक्ति चिढ़ जाए, नहीं थ्योरी मेथड से बताओ कैसे सवाल को लगाएंगे। तो मैंने a और b के बीच में दो डोमेन माने, कौन कौन से? x1 और x2। तो मैं दुनिया वालों को या आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूं, बेटा ध्यान से सुन कि दो डोमेन है x1 और x2, वो कहां बिलोंग कर रहे हैं? हाँ, इस डोमेन में a के आगे हैं। अरे इस इंटरवल का मतलब क्या होता? a के आगे और b के पीछे, अर्थात x1 और x2 डोमेन हैं और वो डोमेन a से बड़े हैं b से छोटे हैं। इसका मतलब 100% यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे x1, यहाँ पे x1 है, ये नहीं आए समझ में। और ये क्या है? x2। समझ में नहीं आ रहा? बताओ इसकी हाइट क्या होगी? ये हाइट इसकी क्या होगी?
ये हाइट बताओ, हाइट क्या होगी? है y1। अरे fx में x क्या है? अब डोमेन कितना है? बेटा x1 डाल दे, डालने को तो चिपका दे। तो हाइट कितनी हुई? fx1। हाँ वही तो बोल रहे थे। हाँ ये हाइट कितनी है? fx2। तो ये चित्र बनाए, चित्र बना लीजिए, लिखिए माना। फिगर समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया समझ में? हाँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया समझ में? अब सुने, हाँ बताओ मैंने क्या माना है? x1 कामा x2 बिलोंग्स ओपन इंटरवल a कामा। हाँ इसका चमत्कार सुनिए है क्या, जरा ध्यान से सुनिए। ठीक, ये सपोज दैट कोई ग्राफ बना है, ग्राफ बना है x बराबर 1 से लेकर x बराबर 10 तक, समझ गए? तो मैं इसकी चेकिंग 1 के आगे और 10 के पीछे करूंगा। नहीं एक आदमी कह रहा है x बराबर 11 में चेक कर, अरे x बराबर 11 में चेक करूं, जरा समझ के ग्राफ बनाओ तब तो चेक करूं। नहीं समझ में? इसका मतलब मैंने लॉजिक क्या पकड़ा कि जो दो डोमेन के मैंने दो बिंदु माने हैं, वो दोनों बिंदु जो दिए गए फलन के डोमेन पे उपस्थित हैं। नहीं समझ में? मतलब ग्राफ कहां से कहां तक बना है? a से b तक। तो x1 x2 को मैंने माना क्या है? a से आगे और b के पीछे। अर्थात मैं x2 को b के आगे कहां ले जाऊंगा? जो b के आगे ग्राफ ही टूटा है। नहीं है समझ? अर्थात a से b क्लोज इंटरवल a टू b में फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसके बीच में देख रहा हूं कि a के आगे b के पीछे क्या कर रहा है? लगातार चढ़ाई कर रहा है कि लगातार उतराई कर रहा है? नहीं समझ में? मतलब लगातार चढ़ रहा है कि लगातार उतर रहा है? तो अपने डोमेन में ये क्या कर रहा है? तो जो अपना डोमेन है इसका वो a टू b है, क्लोज इंटरवल a टू b है। तो अपने डोमेन में मैंने दो बिंदु माने, एक बिंदु माना x1, एक बिंदु, और दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताया कि x1 x2 को माने a से बड़ा है b से छोटा है। अब भी नहीं समझ में आ गया समझ में? इसीलिए कुछ ऐसा लिखा जाता है। अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो इसका सीधा सीधा फंडा है। एक फंडा तो ये है, यदि, अच्छा आपको नंबर लाइन का ज्ञान है? नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट की तरफ, नंबर लाइन में लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर बढ़ते क्रम में होते हैं कि घटते क्रम में? हाँ लेफ्ट से राइट की तरफ, लिखना नहीं, लेफ्ट से राइट की तरफ नंबर बढ़ते क्रम में होते हैं। जब बढ़ते क्रम में होते हैं तो x1 लेस देन x2। अब भी नहीं समझ में आया आपको? नहीं कहाँ समझ में आएगा? बहुत बहुत बड़ी बात मैंने लिख दी। मैंने क्या लिखा? देखो चित्र में देखो, पहले कौन मिल रहा है? x1 की x2? x1। तो x1 छोटा है किससे? x2 से। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले आ गया x1। तो भैया तुम छोटे रहोगे, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जितना नंबर बढ़ेंगे उतना डोमेन बढ़ेगा। अब भी नहीं समझ में आया? तब दिमाग लगाना, तब fx1 छोटा होगा किससे? fx2 से। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये लॉजिक है क्या? ये बता दिया, ये थ्योरी मेथड है। अब भी आप नहीं समझ पाए। देखो सुनो, x1 छोटा है किससे? x2 से। तो fx1 भी छोटा हो fx2 से। इसका मतलब x1 x2 के दौरान ग्राफ क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। अरे दिमाग के ढक्कन हो, फिर ध्यान से सुनना, ध्यान से इधर देखो। ये क्या है यहाँ पे बताओ? और ये ऊंचाई और ये ऊंचाई fx। क्लियर है? नहीं समझ में हुआ? तो x1 छोटा है किससे? तो यदि x1 छोटा है x2 से, तब इसको fx1 को fx2 से छोटा होना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? तब मैं कह पाऊंगा कि x1 से x2 के दौरान ग्राफ चढ़ रहा है, तो मैं कह दूंगा निरंतर वर्तमान।
अब नहीं समझ में, अब क्लिक कर गया होगा। इसका मतलब मुझे डोमेन के 2 बिंदु देंगे और उन दोनों बिंदुओं में देखूंगा यदि पहला बिंदु दूसरे बिंदु से छोटा है तो पहले बिंदु पे रेंज दूसरे बिंदु की रेंज के अपेक्षा छोटी होनी चाहिए, क्योंकि x1 पहले मिल गया, x2 बाद में मिला, तो मुझे फील आ रहा है कि x1 छोटा है x2 से और x1 छोटा है x2 से, तब fx1 भी छोटा हो जाए fx2 से, तो मैं कहूंगा कि फलन निरंतर। तो ये लाइन लिख लीजिए। अब भी नहीं समझ में आगे होगा सर, लिख गई लाइनें, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, ये आप इसको इस तरह लिख के इसको थोड़ा सा हाईलाइट पेन से डिब्बे में बंद कर लीजिए। अब इसका अवकलनीयता से देके जांच करेंगे। पहले इसको लिखा दूंगा थोड़ा सा। हाँ बताऊं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मतलब यहाँ नोट लगाइए, नोट यदि x1 लेस देन x2 इट इम्प्लाइज दैट fx1 लेस देन fx2, तब दिया गया फलन निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। बेटा बात समझ में नहीं आई क्या? यदि x1 छोटा हो किससे? x2 से, तब fx1 भी छोटा हो fx2 से। अर्थात यदि ये है, जरा सुनना, यदि ये है तो इसको होना पड़ेगा, यदि ये है तो ये भी एक साथ हो जाए। अरे बातें मेरी समझ पा रहे हो? यदि ये है तो ये एक साथ हो जाए, अर्थात ये फोटो दिख जाए, तो मैं क्या कहूँगा? निरंतर वर्धमान। आगे सुन, नीचे दूसरे नंबर में लिखना हो, लिख लीजिए भाषा में, अपनी भाषा में, यदि x1 है बेटा, ये यदि x1 लेस देन x2 है, तब fx1 को, यदि x1 लेस देन x2 है, तब fx1 को fx2 से छोटा होना पड़ेगा, तब fx1 को fx2 से छोटा होना पड़ेगा। अतः इस स्थिति में हम कह पाएंगे, अतः इस स्थिति में हम कह पाएंगे, अतः इस स्थिति में हम कह पाएंगे कि फलन निरंतर वर्धमान है। हेडिंग बल लो, अभी निरंतर वर्धमान की चेकिंग हो रही भाई। हाँ, अब लिखेंगे अवकलनीयता से, अगली हेडिंग लगाना, अवकलनीयता से निरंतर वर्धमान फलन की जांच, फलन की जांच, अवकलनीयता से निरंतर वर्धमान फलन की जांच। अब सुनिए, 3-4 मेथड है, हम या ग्राफ बना लें, या फिर यह कॉन्सेप्ट यूज कर लें, या फिर अवकलनीयता का यूज कर लें। अब अवकलनीयता से ये क्या तमाशा है, अब सुनिएगा भाई, दिमाग लगाना। एक ये निरंतर वर्धमान की बात हो रही भाई, तो निरंतर वर्धमान में एक ये फंक्शन है कोई, ये y बराबर fx एक फंक्शन है। अब जरा दिमाग लगाना, यहाँ पे डोमेन x है, यहाँ पे डोमेन x है। अब सुनना भाई, ये डोमेन x है, ये डोमेन x है, ये इधर की तरफ ये क्या होता है? डोमेन, और इधर की तरफ रेंज होती है। एक कोई पूछे तो ये x है, इसको पूछे तो ये fx है, कोई ये मूल बिंदु है। अब देखो दिमाग लगाना। अब मैं, यदि कोई फलन अवकलनीय है, क्या ये निरंतर वर्धमान में क्या फलन अवकलनीय है? अच्छा, पीछे वाले चैप्टर जो पढ़ाए थे वो फालतू में पढ़ाए थे क्या? अवकलनीय है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि हर जगह केवल एक ही स्पर्शी जाएगी, इसका मतलब कोई शार्प वगैरह नहीं, सब जगह एक स्पर्शी जाएगी।
अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, मजा आने वाली है। इसका मतलब यदि ये x बराबर h पर अवकलनीय है, दिमाग लगाना, यदि ये x बराबर h पर फलन अवकलनीय है, यदि x बराबर पर, यदि x इस x पर, यदि डोमेन x बराबर पर y बराबर fx अवकलनीय है, तो इस स्थिति में LHD और RHD बराबर होंगे। क्यों LHD RHD बराबर होंगे? एक बार मौका और है सीखने का, जरा ध्यान से सुनिए। इसका मतलब कि यहां से यदि इसका मैं ये x है, LHD का मतलब थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो इसकी यूनिट टेंजेंट जाएगी क्या? LHD का मतलब थोड़ा सा आगे वाली स्लोप और थोड़ा सा पीछे वाली स्लोप आपस में क्या होगी? स्लोप बराबर होने का मतलब उस बिंदु पे यूनिट टेंजेंट आ गई। यूनिट टेंजेंट का मतलब अद्वितीय स्पर्शी आ गई, अर्थात एक उस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्शी डाल सकते हैं। और यदि किसी फलन के रास्ते में, यदि फलन के कर्व के ऊपर, फलन के ऊपर हर एक पॉइंट पे एक स्पर्शी खींची जाए तो वह प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? अवकलनीय होता है। इसका मतलब ये फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है कि नहीं? इसका मतलब अवकलनीय है तो LHD बराबर RHD होगा। तो इसका LHD RHD चेक करेंगे भाई, लिखेंगे। ग्राफ बन गया? ग्राफ बनाइए, हाँ ग्राफ बनाए तत्काल। लिखेंगे दिया गया फलन, पहले मेरी बात लिख दे, ग्राफ बनाते रहेगा समझ। दिया गया फलन यदि अवकलनीय है तो LHD और RHD आपस में बराबर होंगे। दिया गया फलन अवकलनीय है, दिया गया फलन अवकलनीय है तो इस स्थिति में दिया गया फलन अवकलनीय है तो इस स्थिति में LHD और RHD आपस में बराबर होंगे। LHD RHD आपस में बराबर होंगे। अब सुनो, जरा दिमाग लगाइए। पहले सब लोग RHD चेक करेंगे, लिखेंगे RHD एक। अब RHD का तमाशा देखिएगा। RHD में क्या फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? f' बराबर क्या होता है? f' बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x प्लस h माइनस का fx डिवाइड बाई h। अब जरा सुनना, दिमाग इधर लगाना, देखो इधर देखो, अब जल्दी जल्दी खोपड़ी लगाते हैं सब लोग। ये डोमेन x है, x प्लस h का मतलब क्या होगा? x प्लस h का मतलब थोड़ा सा आगे, ऑलमोस्ट ये ऊंचाई यहाँ पे fx है। अरे ये ऊंचाई fx है, नहीं समझे आप? अरे ये यहाँ पे हाइट इसकी क्या है? डोमेन x है तो fx, ये हाइट, ये यहाँ का पॉइंट क्या है? x प्लस h, तो ये हाइट कितनी होगी? fx प्लस h। अब खोपड़ी लगाना, दिमाग लगाना, देखो केवल साइन पकड़ना है इसका बस अवकलन का। देखो थोड़ा सा आप खोपड़ी लगाओ तो मजा आ जाएगी। f' है, f' लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये लिखने का कोई मतलब है नहीं। तो इसमें बड़ा कौन है? अरे किसकी हाइट बड़ी है? fx प्लस h की हाइट किससे बड़ी होगी? क्यों बड़ी होगी? क्योंकि निरंतर बढ़ रहा है, तो आगे की तरफ थोड़ा ऊंचाई ज़्यादा नहीं हो जाएगी? इसका मतलब 100% ये बड़ा है किससे? fx से। नहीं समझ में आया? ये बड़ा है किससे? अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में घटाते हैं तो चिन्ह क्या आता है? पॉजिटिव। अब भी समझ में नहीं आया? इसका मतलब ऊपर लिमिट छोड़ो, चिन्ह क्या आया? नीचे पॉजिटिव सरकार की व्यवस्था। अभी आपको समझ में नहीं आया? फिर ध्यान सुनो, अवकलन से केवल चिन्ह पकड़ा जाता है बस। फिर सुनिए, ये LHD का RHD का फार्मूला होता है कि नहीं होता? x के बाद x प्लस आ जाता है, x के बाद x प्लस h आता है कि पहले आता है? बाद। अब बाद आएगा तो यदि वर्धमान है ग्राफ तो बाद वाली हाइट ज्यादा नहीं हो जाएगी पहले वाली हाइट की अपेक्षा? नहीं समझ में आया? इसका मतलब इसका उत्तर बड़ा होगा किससे? तो बड़े को छोटे में घटाएंगे तो उत्तर प्लस में आएगा? नहीं आया समझ में? इसका मतलब अंश क्या है? पॉजिटिव। नीचे टोटल उत्तर पॉजिटिव। जब वो टोटल उत्तर पॉजिटिव का मतलब f' इज ग्रेटर क्या आ गया? 0। नहीं आया क्या समझ में? इसका मतलब f' 0 आ गया। लिखिए f' 0 आ गया। अब इसकी कहानी पकड़ें। अरे समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में? यार ऐसे आपके चेहरा देख रहा हूं तो मैं परेशान हो जाऊंगा। चिन्ह पकड़ में नहीं आया क्या? पॉजिटिव आ गया। अब सुने, दिमाग लगाना,
ध्यान से सुनना। अब RHD भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो अब मैं LHD के विषय में बात करूंगा। लिखेंगे LHD। अब LHD के लिए छोटा सा एक फिगर बना लो। यहाँ पे देखो, LHD के लिए फिगर बनाऊंगा, दिमाग लगाना। यहाँ पे x है, ये क्या है x, तो ये ऊंचाई fx हो गई। और इसके थोड़ा सा पहले दर्शा लीजिए, यहाँ पे ये क्या है x माइनस h, तो इसकी हाइट क्या होगी fx माइनस h। ये कोई फंक्शन हो गया। हाँ, ये इतना काम आप कर लीजिए। जल्दी जल्दी सुने। हाँ, LHD मैं इतने में सूत्र लगाऊंगा, समझ जाओगे ना यार। इतने में लगा रहा हूँ सूत्र। हाँ बताइए, सूत्र क्या होता है? f डैश x बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0, फिर fx माइनस का h माइनस का fx डिवाइड बाई माइनस h डिवाइड बाई माइनस h। हाँ, अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, सीरियस रहना। इस चित्र की तरफ देखें सब लोग। ऊंचाई किसकी कम है? ऊंचाई किसकी कम है? fx माइनस h की ऊंचाई कम है। किससे? fx से, क्योंकि x के पहले x माइनस h आया और वर्धमान था, तो इसकी ऊंचाई कम नहीं हो गई। अब जरा दिमाग लगाइए, इसका मतलब fx माइनस h की ऊंचाई कम है। किससे? fx से। तो ऊपर बड़े में छोटा घटा, अरे ये छोटे में बड़ा घटा, नहीं आया समझ, तो ऊपर चिन्ह क्या आया? नेगेटिव। अब भी पकड़ में नहीं आया। फिर ध्यान से सुनिए, पहले क्या लिखा है? fx माइनस h, बाद में क्या लिखा है? fx। ठीक है, fx माइनस h छोटा है किससे? fx से। fx के पहले का चिन्ह क्या है? माइनस। तो छोटे में बड़ा को घटाएंगे तो घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। इसका मतलब ये ऊपर आया माइनस और नीचे क्या आया? माइनस, और माइनस माइनस कट के प्लस आ गया। अब भी नहीं समझ में? इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? क्या बोलूंगा बताओ दुनिया वालों को? f डैश x बराबर इज ग्रेटर 0। ये क्या बकवास है? अबे सर जी हमें बकवास बताइए कि आप क्या पढ़ा रहे हो आप 1 घंटे से? मैं ये पढ़ा रहा हूँ, सुनना, बताओ सीधा सीधा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यदि किसी फलन का अवकलन, प्रथम अवकलन धनात्मक आ जाए दिए गए इंटरवल में, नहीं समझ में, दिए गए डोमेन में, दिए गए फलन का अवकल गुणांक क्या आ जाए? पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा आ जाए, तो मैं कहूँगा कि फलन क्या है? निरंतर वर्धमान। अब भी आपको समझ में नहीं आया? जैसे मैं एक चीज़ कहूँगा, जरा दिमाग लगाना। मैं कहूँगा कि y बराबर साइन x एक फंक्शन है और इंटरवल है 0 से π/2। ध्यान सुनना, y बराबर साइन x एक फलन है और इंटरवल है 0 से π/2, तो मैं y बराबर साइन x का अवकलन कर दूंगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया? cos x। बोलो, इंटरवल कितना दिए? 0 से π/2। cos x का उत्तर 0 से π/2 में क्या होता है? सदमे में चले गए क्या आप लोग? फिर सुनिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, ये इधर एग्जाम्पल लिख रहा हूं, fx बराबर साइन x की चेकिंग करनी है, तो मैं इसका अवकलन करूंगा f डैश x, साइन x का अवकलन cos x। ठीक, और इंटरवल दे रखा होगा, इंटरवल नहीं देगा तो सवाल नहीं हल होगा। अर्थात इसका डोमेन दिए 0 से π/2, 0 से π/2 में चेक करना है। 0 से π/2 का मतलब पहले चौथांश, और पहले चौथांश में कास का उत्तर पॉजिटिव, तो मैं दुनिया वाले को चिल्लाऊंगा कि f डैश x पॉजिटिव है, तो इसके बलबूते कह दूंगा कि निरंतर वर्धमान। अब भी नहीं समझ में? इसका मतलब यदि किसी फलन का दिए गए डोमेन में प्रथम अवकल गुणांक f डैश x का मान धनात्मक हो, तो हम कहेंगे कि दिए गए डोमेन में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान। अब भी नहीं समझ में? आगे समझ। इसका मतलब यदि किसी फलन का पहला अवकल गुणांक क्या है? हाँ, वो क्या आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है उत्तर प्लस में दे रहा है या माइनस में दे रहा है। समझा गया? लिखे, नोट करके लिखे।
बोलो, यदि दिए गए डोमेन में, यदि दिए गए डोमेन में, दिए गए डोमेन में, दिए गए डोमेन में दिए गए फलन का, दिए गए फलन का प्रथम अवकल गुणांक, प्रथम अवकल गुणांक, प्रथम अवकल गुणांक धनात्मक हो, प्रथम अवकल गुणांक धनात्मक हो, प्रथम अवकल गुणांक धनात्मक हो, तो वह फलन दिए गए डोमेन पर, तो वह फलन दिए गए डोमेन पर, तो वह फलन दिए गए डोमेन पर निरंतर वर्धमान होता, निरंतर वर्धमान होता, निरंतर वर्धमान होता। अब सुनना, थोड़ा सा बताइए, लॉजिक पकड़ में नहीं आया? आ गया। अर्थात निरंतर वर्धमान के चेकिंग करने की कितनी विधियां? 3। पहली विधि ग्राफ बना के चेक कर लो। दूसरी विधि x1 छोटा है किससे? x2 से, तो fx1 भी छोटा होना चाहिए fx2 से। इससे आप कह सकते हो कि निरंतर वर्धमान है। सबसे बढ़िया तरीका, जिसको वर्धमान चेक करना हो उसी को अवकलन कर दो। बोलो, दिए गए डोमेन पर उसकी वैल्यू चेक कर लो कि पहला अवकलन dy/dx या f' पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। यदि पॉजिटिव आ रहा है तो वर्धमान है, निगेटिव आ रहा है तो पास में। यदि पॉजिटिव आ रहा होगा अवकलन, प्रथम अवकलन यदि पॉजिटिव आ रहा होगा तो 100% उसका ग्राफ चढ़ रहा होगा। ये सब थ्योरी मेथड से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। अब लिखेंगे केवल वर्धमान फलन, लिखेंगे हेडिंग वर्धमान फलन, वर्धमान फलन। वर्धमान फलन की मैं एक फोटो बना रहा हूं, इसी से आप सब लोग समझेंगे जल्दी जल्दी। सुनिए, बताऊं भाई? हाँ, देखो ये फोटो बना रहा हूँ, ये ऐसे करके फोटो बना लिया भाई। ये सबसे बढ़िया फोटो, इसको जल्दी से समझाने के लिए। ये इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन, और ये इसकी रेंज है, ये इसकी रेंज है, ये डोमेन है। अब सुनना, जरा दिमाग लगाइए। फिर मैं 2 बिंदु मान रहा हूँ, जरा खोपड़ी लगाना। ये चित्र बन गया? अरे बन गया चित्र। इसको वर्धमान बोलूंगा कि निरंतर वर्धमान बोलूंगा? वर्धमान। निरंतर का मतलब होता है कहीं कांस्टेंट नहीं, सीधी लाइन नहीं मिलना चाहिए भाई, वो लगातार चढ़े। अरे दोनों पे फॉल्ट समझ में आया? दोनों के बीच में अंतर कि निरंतर और वर्धमान में थोड़ा सा फर्क है, यदि आप थोड़ा समझे। जरा दिमाग लगाइए, यहाँ का पॉइंट x बराबर a है, जहाँ से ग्राफ चला है a से b तक में चला है, तो मैं डोमेन के 2 बिंदु मान लूंगा। माना x1, x2 बिलोंग्स टू a, b। ए कहाँ पे है आप समझ गए? धीरे से डॉट डॉट करके यहाँ पे ए है, ये x बराबर ए है, और ये बेटा क्या है? यहाँ पे x बराबर ये b है। x बराबर b है। अब थोड़ा सीरियस रहें, x बराबर है, x बराबर b। क्या मैं अपनी बात प्रस्तुत करूं? इसका मतलब ये जो बीच में मैंने डोमेन के 2 बिंदु माने, x1 और x2। अब देखो, जो अच्छा लड़का एक बार में बात पकड़ेगा, ये x1 और x2 की 2 तरह फील आ सकती है। जिस दिन x1 और x2, खोपड़ी लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस दिन x1 और x2 ये सीधी लाइन के ऊपर पड़ गए, उस दिन fx1 बराबर fx2 बैठ जाएगा। नहीं समझ में? यदि x1 और x2 बिल्कुल सीधी लाइन पे बैठ गए, x1 और x2, तो x1 छोटा तो है x2 से, किंतु fx1 और fx2 की ऊंचाई आपस में। अब भी नहीं समझ में? नहीं आया समझ? बोलो। और यदि ये ढाल में फंस गए, यदि ये ढाल में फंस गए, तो fx1 छोटा होगा इससे, fx2 से। अब भी आपको क्लियर नहीं हुआ? नहीं हुआ? हो गया? इधर दिखा रहा हूं फोटो, इधर की तरफ देखो। देखो ये अपना x1 है, और ये क्या है? हर हालत में x1 को छोटा होना पड़ेगा किससे? x2 से, क्योंकि ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि डोमेन इस तरह चलेगा, इस तरह डोमेन बड़ा होकर चलेगा। अर्थात ये x1 छोटा है किससे?
x2 से, जबकि ये कांस्टेंट लाइन में फंस गए तो x1 में ऊंचाई और x2 में ऊंचाई आपस में बराबर होगी। नहीं समझ में आया? और यदि ये ढाल में फंस गए, जरा दिमाग लगाना, यदि ये ढाल में फंस गए तो ये x1 नहीं x2 है, तो fx1 क्या होगा? छोटा होगा। किससे? fx2 से। तो मैं दुनिया वालों को दो बातें बोलूंगा, यदि आप दिमाग लगा ले गए कि यदि x1 लेस देन x2, इट इंप्लाइज दैट, क्या बोलेंगे आप बताओ? fx1 लेस देन fx2। ये कब? जब ढाल में हो। नहीं समझ में आया? और यदि सीधी रेखा में पड़ गए तो हाँ, तो एक चिन्ह लगाने में क्या ऐतराज है? नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? जरा ध्यान सुनो, x1 किससे छोटा है? क्या यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना चाहिए? नहीं, क्योंकि x1 तो सदैव छोटा होगा किससे? x2 से। लेकिन रेंज में दो कहानी हो सकती है, यदि छोटा होगा तो fx1 छोटा होगा, क्योंकि फलन चढ़ रहा होगा तो x1 की ऊंचाई पहले मिलेगी, x2 की बाद में मिलेगी। नहीं समझ में आया? यदि कांस्टेंट लाइन में खेल रहा होगा तो बराबर होगा। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब यदि किसी दो डोमेन पर मैं ऊंचाई बराबर पा जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि फलन वर्धमान ह्रासमान वहां तो नहीं चेक हो रहा, उसके पहले मैं देखूंगा। बात समझ में आ गया? इसका मतलब कि यदि x1 लेस देन क्या है? x2, इट इंप्लाइज दैट fx1 लेस देन, मतलब लेस इक्वल भी लगा है और लेस देन भी लगा है। क्या समझ में आ गया? आगे समझ लिखेंगे यदि, बेटा समझ में नहीं आया क्या? आगे लिखेंगे यदि x1 लेस देन x2, इट इंप्लाइज दैट, पहले मान लीजिएगा भाई डोमेन के दो बिंदु, fx1 लेस इक्वल fx2, तब दिया गया फलन वर्धमान होगा। 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 यार वर्धमान की फीलिंग नहीं आई क्या? आगे सुनो। अच्छा थोड़ा सा बताइए, मैंने बराबर का चिन्ह क्यों लगाया? बराबर का चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि जब कांस्टेंट लाइन में होंगे तो दोनों की रेंज, यदि कांस्टेंट लाइन में नहीं होंगे तो किसकी रेंज कम होगी? fx1 की रेंज कम होगी। किससे? fx2 से। तो एक तो मेथड ये हो गया। अब अवकलनीयता से जांच करेंगे, लिखेंगे अवकलनीयता से वर्धमान फलन की जांच। अवकलनीयता से लिखेंगे अवकलनीयता से वर्धमान फलन की जांच। अवकलनीयता से वर्धमान फलन की जांच। अब सुने, अवकलनीयता से वर्धमान फलन की जांच। हाँ भाई, ये हेडिंग लगा दिए, अवकलनीयता से वर्धमान फलन की जांच। बस, अरे एक मिनट बस, इससे ऊपर लगेगा ही नहीं। अब अवकलनीयता से वर्धमान फलन की जांच। देखो अब सुनिएगा, सबसे पहले मैं LHD याद करूंगा, RHD याद करूँ, LHD पहले, चलो LHD याद कर रहा हूँ। अब LHD याद करूँगा। देखो अब LHD के दो केस हो सकते हैं, थोड़ा सीरियस रहना ताकि मैं बताऊँ। दो केस हो सकते हैं। एक केस तो ये होगा, ये कोई ग्राफ है, ठीक, यहाँ पे x है, अरे सुन रहे हो, यहाँ पे ये x है, तो LHD में इसके पहले चेक करूँगा कि बाद में चेक करूँगा? अरे इसके पहले चेक करूँगा कि बाद में? पहले। तो पहले यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? ये x माइनस h। तो ये ऊंचाई कितनी हुई? fx। ये ऊंचाई fx माइनस h। आ रहा समझ में कि नहीं? अरे ये इसका डोमेन हो गया, और ये इसकी क्या है? रेंज हो गई। ये इसका मूल बिंदु हो गया। अच्छा, इसका दूसरा केस देखें इधर। हाँ बनाते जाइए बेटा, चित्र तो बनाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आप चित्र बना लीजिए, तब तक समय बच जाएगा। अच्छी बात है, चित्र बना लें। देखो, या फिर ये कांस्टेंट लाइन में खेल रहा होगा, अर्थात ये x है तो x माइनस h इसके पीछे होगा। ये fx है और ये fx माइनस h है। ये पॉइंट x माइनस h है और ये वाला पॉइंट x है। हाँ, LHD में इस तरह की फोटो आ सकती है, या कांस्टेंट लाइन में होगा तो इस तरह की फोटो आएगी,
या ढाल में होगा तो इस तरह की फोटो आएगी, ये ढाल में होगा, अरे x माइनस एच है, ये x माइनस एच है, बराबर नहीं है, अर्थात उसके पहले ये थोड़ा सा ढाल में ले लिए हैं और इसको कांस्टेंट लाइन में ले लिए। अब सुनना, दिमाग लगाना, हम लोग थ्योरी से न्यूमेरिकल सीखते हैं, एक बात और आज की बताओ, न्यूमेरिकल से थ्योरी सीख जाते हैं, परेशान नहीं, जैसे इसका उपयोग आएगा तो ऑटोमेटिक खट खट बातें पकड़ में आएंगी। सुनना, अच्छा LHD का फार्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स बराबर, बताओ जरा, एफ डैश एक्स बराबर, हाँ, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई माइनस एच। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, हाँ दिमाग लगाइएगा भाई, कैलकुलर से खून पी लेती है भैया, बोलो, खोपड़ी लगाना। ये अपना उत्तर क्या दे रहा है, ये इंटरेस्टिंग विषय नहीं है, अपना उत्तर पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, लेकिन इत्तेफाक से पहला अवकलन जीरो भी आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट चल रहा होगा तो दोनों हाइट बराबर होगी। अब जरा दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना भाई, देखो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स, तो पहले कौन मिल रहा है, एफ एक्स माइनस एच कि एफ एक्स, एफ एक्स माइनस एच पहले मिल रहा है। यदि ढाल में होगा तो एफ एक्स माइनस एच छोटा होगा किससे, एफ एक्स से। जिस दिन ये ढाल में होगा उस दिन ये छोटा होगा, ध्यान सुनना, जिस दिन ढाल में होगा तो ये रेंज छोटी होगी एफ एक्स से, अर्थात छोटे में बड़ा घटेगा तो उत्तर माइनस का देगा। इसका मतलब ये दो उत्तर देगा, या निगेटिव देगा या जीरो देगा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, या उत्तर ऊपर निगेटिव देगा या जीरो क्यों देगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर भी हो सकते। जिस दिन आपस में बराबर होंगे तो दोनों कट के ऊपर जीरो हो जाएंगे। अब भी आपको समझ में नहीं आया, नीचे क्या उत्तर देगा, नीचे निगेटिव देगा। अब ओवरऑल उत्तर समझना, देखो ओवरऑल उत्तर समझना, निगेटिव बटे निगेटिव पॉजिटिव, उत्तर पहली बात तो पॉजिटिव देगा, यदि पॉजिटिव नहीं देगा तो क्या देगा, जीरो। ओवरऑल रिपोर्ट आप क्या लगा सकते हैं, ओवरऑल रिपोर्ट क्या लगा सकते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल जीरो। इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो कभी कभी पहला अवकलन जीरो आ जाएगा तो आप डरेंगे नहीं, जीरो भी ले लेगा वर्धमान फलन में। अरे दीदी मैं सब कुछ लिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव तो आ सकता है सदैव, लेकिन कभी कभी जीरो आएगा। अब जीरो क्यों आएगा मैं भी बताता हूँ, परेशान मत होइए। अच्छा अभी इसको एग्जिस्ट तो कराइए। अब अभी क्या ज्ञात किए हैं आप लोग, LHD। अब क्या ज्ञात करेंगे, RH लिखेंगे, RH और RH में जल्दी से दो फिगर बनाएं। अब लिखेंगे RH में दो फिगर बना लें, एक तो ढाल में बना लें, ढाल में यहाँ का पॉइंट ये x है, इसके जस्ट आगे वाला थोड़ा सा पॉइंट x प्लस एच का बना लें, ठीक। ये एफ एक्स प्लस एच है और ये यहाँ पे एफ एक्स है भाई, ठीक। और यहाँ पे यही कंडीशन, यहाँ पे ये x है और ये x प्लस एच है, तो यहाँ पे ये x प्लस एच हो गया और ये यहाँ पे एफ एक्स हो गया। बाकी डोमेन रेंज आप उसी तरह लिख लें। ठीक, अब मैं इतने में फार्मूला इधर लगा दूंगा भाई। अब RH देखिएगा, ये इधर लगा दे रहा हूँ इतने में। हाँ बताओ, चित्र तो बना लिए कि नहीं बना पाए, बन गया। सुनिए, फार्मूला दीजिए, सूत्र एफ डैश एक्स रहा हो, कोई फार्मूला बताएगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, फार्मूला बताओ, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई एच। केवल आपको इसका चिन्ह पकड़ना है, ध्यान सुनना, इसका चिन्ह पकड़ना है भाई। देखो दिमाग लगाइए, इस ढाल की बात कर रहा हूँ, ढाल पे इधर की तरफ देखना।
अभी सब लिखते जाओ, अभी बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, जीरो वाला कॉन्सेप्ट क्या है। उस जीरो से ही तो हम पूरे सवाल पकड़ेंगे। अब सुनिएगा, दिमाग लगाना। देखो, जब ढाल में रहेगा तो बड़ा कौन रहेगा? बड़ा कौन रहेगा? एफ एक्स प्लस एच बड़ा रहेगा किससे? अर्थात बड़े में छोटा घटेगा, उत्तर प्लस का आएगा, अर्थात ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव। अथवा जब ये बराबर में रहेंगे तो जीरो। इसका मतलब ऊपर पॉजिटिव आएगा या ऊपर जीरो आएगा, नीचे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव और जीरो अपन पॉजिटिव जीरो। इसका मतलब एफ डैश एक्स कितना लग गया? इज ग्रेटर इक्वल जीरो। अरे समझ में नहीं आया क्या? ये दो तरह के उत्तर देगा, या पॉजिटिव देगा उत्तर, या उत्तर क्या देगा? ये स्लैश या ऑब्लिक का चिन्ह लगाएं, या पॉजिटिव उत्तर देगा या निगेटिव सॉरी जीरो उत्तर देगा। इसका मतलब ये क्या आया? जरा दिमाग लगाइए। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, यदि कोई फलन वर्धमान है तो उसका प्रथम अवकलन जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, अर्थात पीछे की तरफ नहीं आएगा भाई। जीरो भी होगा चल जाएगा, समझा गया? जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। लेकिन यदि जीरो होगा तो इसका मतलब यदि पहला अवकलन जीरो हो जाए तो तुरंत समझ जाएं कि ग्राफ ना तो चढ़ रहा है ना तो कांस्टेंट लाइन में चल रहा है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होगी, मैं बताऊंगा कैसे चेक करेंगे। नीचे नोट लिखें। यदि किसी फलन का प्रथम अवकल गुणांक एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल जीरो हो, एफ डैश एक्स, यदि किसी फलन का प्रथम अवकल गुणांक एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल जीरो हो तो वह फलन दिए गए डोमेन पर वर्धमान होगा। तो वह फलन यदि किसी फलन का प्रथम अवकल गुणांक एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल जीरो हो तो वह फलन दिए गए डोमेन पर वर्धमान होगा। तो वह फलन दिए गए डोमेन पर वर्धमान होगा। अब लिखेंगे हेडिंग हासमान फलन। पूरा बकवास 15 मिनट में हासमान फलन का निपटा देंगे। हाँ बोलो, लिखेंगे हेडिंग लगाओ हासमान फलन। हाँ भाई, सवाल बहुत सरल है, डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। हाँ लिखेंगे हासमान फलन दो प्रकार के होते हैं। हासमान फलन दो प्रकार के होते हैं। हासमान फलन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक लिखेंगे निरंतर हासमान फलन। इंग्लिश लिख डालो इसके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या तमाशा है? अब सुनिए, देखो निरंतर का मतलब क्या होता है पता है आपको? ग्राफ कहीं रुकेगा नहीं, रुकेगा, लगातार क्या होगा? अरे लगातार उतरेगा कि चढ़ेगा? उतरेगा। बना लो फटाक से फिगर। हाँ ये फिगर बना लीजिए भाई, ठीक, ये फिगर बना ले। हाँ ये जो ग्राफ बना है, बात नहीं भाई, x बराबर a, x बराबर b तक ग्राफ बना है। ये इसका डोमेन है और ये इसकी रेंज है। ये डोमेन है, ये इसका रेंज है भाई। अब सुनिएगा, देखो अब बिल्कुल समझदार आदमी हम कहो तो संकेत में पूरा खेल इसका खत्म कर दें। अब आपको भी पता है कि अब चीजें आपको समझ में आ रही हैं। माना x1 कामा x2 बिलोंग्स टू a कामा b, ये तो क्लिक कर जाता है कि मतलब a और b के बीच में मैंने दो डोमेन माने, कौन कौन? x1 और x2। अब दिमाग लगाना, ये यहाँ पे ये x1 है, ये x1 है और ये x2 है। कोई बताएगा ये हाइट क्या होगी? fx1, और ये वाली हाइट fx2। अब जरा दिमाग लगाओ,
अब आप क्या कहोगे, सुनना ध्यान से सुनना भाई, क्या मैं बताऊं, सीरियस रहिएगा। मैं क्या लिखूंगा, यदि सुनना नंबर लाइन में डोमेन में जो पहले बिंदु पड़ता है वो छोटा हो जाता है किससे, बाद वाले बिंदु के अपेक्षा। अर्थात x1 छोटा है किससे, x1 छोटा है किससे, x2 से। नहीं समझ में आया, इट इम्प्लाइज दैट, खोपड़ी लगाना, x1 छोटा है किससे, x2 से, जबकि x1 की हाइट ज्यादा है किससे। इसका मतलब डोमेन को आगे बढ़ाने पर हाइट कम हो रही है। नहीं समझ में आया, इसका मतलब ग्राफ उतर रहा है। नहीं समझ में आया, इसका मतलब x1 लेस देन x2, इट इम्प्लाइज क्या उत्तर आए, रेंज क्या दिखाए, fx1 क्या हो, बड़ा हो किससे, fx2 से। तब आ गया होगा सब, नहीं है, तब दिया गया फलन निरंतर वर्धमान होगा, सॉरी निरंतर ह्रासमान होगा। तब दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान फलन होगा। एक तो ऐसे जांच कर सकते हैं, अर्थात जांच करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका ग्राफ के बल पे बूते कह दें कि निरंतर ह्रासमान है। नहीं समझ में आया, एक है कि दिए गए इंटरवल के बीच में दो बिंदु माने x1 और x2, और x1 छोटा है किससे, x2 से, तब x1 की रेंज बड़ी हो किससे, x2 की रेंज से, तो हम कह देंगे निरंतर क्या है, ह्रासमान। अब इसको अवकलन से कैसे लगाएंगे, तो हेडिंग बदलो, अवकलनीयता से, हेडिंग बदलेंगे, अवकलनीयता से हेडिंग लगाएंगे, अवकलनीयता से निरंतर ह्रासमान फलन की जांच, निरंतर ह्रासमान फलन की जांच। अब सुनिएगा भाई, ये बकवास लिख गया है कि नहीं, लिख गया। अब देखो, एक साथ सबको साथ साथ करते जाएंगे सब लोग। इधर की तरफ बनाएंगे LHD और इधर की तरफ मैं फोटो बना रहा हूँ RHD की। ठीक, दोनों की फोटो मैं एक साथ दिखाऊंगा आप लोगों को। आप लोग ऊपर नीचे बना लीजिएगा, नोट्स में ऊपर नीचे बना लीजिएगा। ठीक, LHD में पहले तो इस तरह की एक फोटो बनाऊंगा मैं, ये निरंतर ह्रासमान की फोटो है। यहाँ पे मैं x दर्शाऊंगा और इसके पीछे x माइनस h दर्शाऊंगा मैं। ठीक, इसमें जरा देखें, हाँ सुनिएगा भाई, ये यहाँ पे हाइट इसकी fx है और यहाँ पे हाइट बोलो क्या है, हाइट f x माइनस h। अब देखो ये RHD है, RHD की कहानी कैसे चलेगी, RHD कुछ ऐसा है, ये x है और इसके आगे x प्लस h होगा, ये x प्लस h है। कर क्या रहेगा, इधर की तरफ x है, उधर की तरफ x प्लस h है। ये हाइट fx है और ये हाइट fx प्लस h है, ये हाइट fx प्लस h, ये डोमेन है और ये रेंज है। हाँ आप जरा ध्यान से सुने, दोनों पे फार्मूला लगा के इसका चिन्ह पकड़ाइए आप, इसका चिन्ह पकड़ना भाई, दोनों का फार्मूला लगा के। अब सुने, हाँ ये डोमेन, इधर की तरफ रेंज, ये छोटे छोटे काम आप खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इस पे। अच्छा, एफ डैश एस का सूत्र क्या होता है बताओ, LHD का सूत्र क्या होता है, क्या होता है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एफ बोलो एफ एक्स माइनस एच, माइनस का एफ एक्स बटे माइनस एच। अब इसका चिन्ह पकड़िएगा, थोड़ा लिखना बंद करो। देखो चित्र में देखना, ध्यान से देखना, चित्र में ध्यान देखना, एफ एक्स माइनस एच लिखा है, बोलो, अर्थात एफ एक्स माइनस एच की ऊंचाई ज़्यादा है
क्योंकि उतर रहा था ना ग्राफ। तो पहले डोमेन पे जो पहले डोमेन होगा उसमें ऊंचाई ज़्यादा देगा, अब बाद वाले डोमेन में ऊंचाई कम हो जाएगी क्योंकि ग्राफ उतर रहा है। नहीं आया समझ? इसका मतलब ये बड़ा है, अरे इतना क्लिक कर रहा है कि नहीं, और ये क्या है, छोटा है। तो ऊपर उत्तर कितना आया, पॉजिटिव, और नीचे उत्तर नेगेटिव, अर्थात ऊपर उत्तर पॉजिटिव आया, नीचे उत्तर नेगेटिव आया, टोटल उत्तर नेगेटिव। तो मैं दुनिया वाले को क्या कहूँगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। मैं कहूँगा कि एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो यदि किसी फलन का पहला अवकलन 0 से कम आने लगे, नेगेटिव आने लगे, तो आप कहेंगे कि फलन निरंतर हासमान है। हाँ भाई, अभी 5-10 मिनट क्लास चलेगी, जब तक मेरा टॉपिक समाप्त नहीं होगा मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अरे बहुत विस्तार से पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो आधा घंटा में ख़त्म कर देता। फिर भी अभी कुछ लोग सदमे में होंगे, कुछ लोग तो कोमा में होंगे, ये क्या तमाशा है, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं है। कृपया थ्योरी को अच्छी तरह से घर से देख के आएँ, ताकि मैं, अच्छा इधर एफ डैश एस का सूत्र बताओ, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, सुने, एफ एक्स प्लस एच, यही होता है, माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई प्लस एच, चिन्ह पकड़ें। अरे मैं इसकी फोटो ना लगाऊं ना तो आप चिन्ह ना पकड़ पाओ, ये ग्राफ ना बनाऊं तो वाकई आप चिन्ह ना पकड़ पाओ। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, एक्चुअल में चल क्या रहा है। देखो एफ एक्स प्लस एच छोटा है, अरे एफ एक्स प्लस एच छोटा है किससे, एफ एक्स से, क्योंकि ये बाद में पढ़ा तो हाइट कम हो गई क्योंकि ग्राफ उतर रहा था। इसका मतलब ये छोटा है किससे, एफ एक्स से। तो ऊपर उत्तर कितना आया, पॉजिटिव में नेगेटिव घटा, लेकिन नेगेटिव वाला बड़ा है, एफ एक्स बड़ा है तो ये उत्तर कितना लगाएगा, नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, टोटल उत्तर नेगेटिव। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एफ डैश एक्स बराबर एफ डैश एक्स लेस देन 0। नीचे नोट लगा दीजिए यहाँ पे। लिखेंगे यदि किसी फलन का प्रथम अवकल गुणांक ऋणात्मक हो, यदि किसी फलन का प्रथम अवकल गुणांक ऋणात्मक हो, अर्थात एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो, यदि किसी फलन का प्रथम अवकल गुणांक, यदि किसी फलन का प्रथम अवकल गुणांक ऋणात्मक हो, अर्थात एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो, तो वह फलन अपने डोमेन में निरंतर हासमान होगा। तो वह फलन अपने डोमेन में, तो वह फलन अपने डोमेन में, तो वह फलन अपने डोमेन में अपने डोमेन में क्या लिखूं, निरंतर हासमान होगा। अब केवल हासमान की बात हो जाए भाई, लिखेंगे हासमान फलन, हेडिंग लगाइए हासमान फलन। अब देखना यार, 5 मिनट का आपसे अमूल्य समय लूंगा आज, 5 मिनट में काम तमाम। सुनना, इसके 2 फिगर बन सकते हैं क्या, ये ऐसे फिगर जा रहा है, ऐसे उतर रहा है, फिर जा रहा है, क्या क्लियर? अब सुनो, नहीं आए समझ, बोलो। या फिर एक फिगर और बना दो इधर की तरफ, सेम फिगर बनाऊंगा, सेम। आप समय ना खराब करके आप चित्र बनाएं, डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। सुनो, यहाँ पे मैं ढाल में कर रहा हूँ, ये x1 और x2 को मैंने ढाल में किया, तो fx1 और ये fx2, ठीक। यहाँ पे मैंने दोनों को कांस्टेंट लाइन में दर्शाया, x1 x2 को कांस्टेंट लाइन में दर्शाया। तो ऊंचाई ये fx1 है, ये ऊंचाई fx2 है, ये ऊंचाई fx1 और इसकी ऊंचाई fx2 है भाई। ये
अभी बहुत बढ़िया लॉजिक बताऊंगा। ये जीरो वाला लॉजिक क्या है, प्रथम अवकलन जीरो के क्या क्या फायदा है जीरो लाने से। अब सुनना, देखो दिमाग लगाइए, पूरा इसका कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। देखो इन दोनों चित्रों में एक बात सर्वसत्य है कि x1 छोटा है किससे, क्योंकि x1 पहले पड़ गया नंबर लाइन में, x के ऊपर x1 पहले पड़ गया किससे, x2 से। तो हर हालत में x1 छोटा है किससे, fx2 से। लेकिन ऊंचाई के दो केस हो सकते हैं, यदि बड़ा होगा तो fx1 बड़ा होगा किससे, fx2 से, अथवा दोनों ऊंचाई बराबर हो सकती है। तो क्या रिपोर्ट लगाएंगे, यदि x1 लेस देन x2 इट इंप्लाइज दैट, बताओ क्या लिखूं, fx1 बड़ा होगा किससे, अरे fx1 बड़ा होगा किससे, fx2 से, अथवा दोनों बराबर भी हो सकते हैं। क्या मैं बताऊं, आ गए समझ में। अब सुनो, लिखेंगे तब दिया गया फलन निरंतर, नहीं सॉरी निरंतर शब्द नहीं यूज करना, फलन हासमान फलन होगा। अर्थात ये बराबर भी बैठ सकता है भाई। हाँ, अब इसके डेरिवेटिव से जांच करेंगे, लिखेंगे अवकलनीयता से हासमान फलन की जांच। अब देखो ये क्या तमाशा है, मैं इसका यूज में लाऊंगा, दोनों फिगरों को 4 फिगर में बनाऊंगा आपके साथ, आप लोग भी बनाइएगा साथ साथ। हाँ सुने, पहले तो मैं LHD के लिए फिगर बनाऊंगा। LHD के लिए मेरे 2 फिगर हो सकते हैं। एक तो कुछ ऐसा फिगर है, ठीक, यहाँ पे ये x माइनस h है और ये यहाँ पे x है, ये यहाँ पे x माइनस h है भाई, यहाँ पे x है, ठीक, और ये ऐसे उतर रहा है ग्राफ। और इसी के बगल में एक ग्राफ और बना दूं। इस बार में कांस्टेंट लाइन में गाड़ी हमारी चलेगी। ये यहाँ पे ये x माइनस h है और इसके जस्ट थोड़ा सा आगे मैं x दर्शा रहा हूँ, ये x, यहाँ पे x है, ये बेटा fx होगा और ये fx माइनस h होगा, ठीक उसी तरह ये यहाँ fx होगा और इसके पहले वाला ये fx माइनस h होगा, fx माइनस h होगा। अब सुनना, हाँ आज क्लास लेट छोड़ के एक सवाल करके दिखाऊंगा आपको। अरे दीदी 4 बजे से आपका बैच है ना आगे। हाँ इधर डोमेन रेंज लिख दो, डोमेन और रेंज, ये डोमेन और रेंज। अब सुनना, अब दिमाग लगाओ। अच्छा ये दोनों फार्मूले LHD के हैं, अब RHD के फार्मूले बनाओ। RHD के 2 चित्र बनाओ जल्दी से। हाँ ये पहले वाला x है, दूसरा वाला x प्लस h है, ये fx प्लस h। देखें ये एक फिगर कांस्टेंट में बना दो, एक फिगर आप लोग कांस्टेंट पे बना दो। ये x, आगे वाला x प्लस h, ये fx और ये वाला fx प्लस h। अब सुनना, बोलो इसके लिए फार्मूला लगाइए आप। बताओ इसके लिए फार्मूला क्या हो गया, f डैश s का सूत्र बताओ। लिमिट
एस टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स माइनस एच, माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई माइनस एच। अब चित्र, दोनों चित्र देखना, पहले आप चित्र बना लो। अगली क्लास 2-4-5 मिनट लेट हो जाओ तो आप उसको कवर कर लीजिए भाई। अब बताइए, पूरी मेहनत बर्बाद तो किए नहीं होगी कि पूरी मेहनत 2 घंटे की 1.5 घंटे से ऊपर क्लास हो गई कि मेहनत पूरी बर्बाद कर डालें। भाई हफ्ते में 1 दिन होता है, कभी कभी महीने में 1 दिन, तो आप कंप्रोमाइज किया जाता है भाई। लड़कियां बोलें तो और बुरा लगता है, इन लोगों को तो बहुत कंप्रोमाइज करना है, समझ रहे हैं? आप लोगों की तो जिंदगी ही कंप्रोमाइज की भैया। हाँ तो कैसा हंस रहा है, रुको बाद में पता चलेगा तुम लोगों को। बात समझ में आए? अरे वो लोग तो कंप्रोमाइज कर लेंगे, आप लोगों को तो फांसी की सजा। देख भाई इधर देख, ध्यान से देखो, इस चित्र में देखना, ध्यान से सुनना। x माइनस एच ज्यादा ऊंचा है, पकड़ना किससे? f से, अर्थात ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं आया समझ? ये बड़ा है और ये छोटा है, अर्थात प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला ऊपर पॉजिटिव आ गया, नहीं आया समझ? ये बड़ा है ये छोटा है, तो ऊपर क्या आया? ऊपर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया कि नहीं? अरे ऊपर क्या आया और नीचे नेगेटिव। लेकिन एक केस और समझ ले, यदि ये दोनों बराबर हो गए तो ऊपर 0, नहीं आया समझ भाई? या फिर ऊपर पॉजिटिव आएगा, दिमाग लगाना, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो प्लस में छोटा वाला घटा उत्तर पॉजिटिव आया, या दोनों आपस में बराबर हो गए तो ऊपर 0 आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव और 0 अपॉन नेगेटिव 0। तो 2 तरह से उत्तर दिखाएगा, या नेगेटिव आएगा या 0 आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एफ डैश एक्स लेस देन 0, लेस इक्वल 0 लिखूंगा, लेस देन इक्वल 0, लेस देन इक्वल 0। अब इधर सुनना, इसका फार्मूला बताओ। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब सुनना, एक्स टेंडिंग टू 0 क्या होगा? एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई प्लस एच। दिमाग लगाना, क्या मैं बताऊं? ध्यान सुनना, देखो एफ एक्स प्लस एच, देखो ध्यान से देखो, एफ एक्स प्लस एच बाद में है कि पहले है? अब बाद में तो ऊंचाई कम होगी क्योंकि ग्राफ उतर रहा है, बोलो। तो यदि ऊंचाई कम होगी तो ये कम है, ये ज़्यादा है, और ज़्यादा वाले का चिन्ह तो ऊपर माइनस आएगा, या दोनों आपस में जिस दिन बराबर होंगे तो लुढ़क जाएंगे। और नीचे चिन्ह किसका आएगा? पॉजिटिव। अब सुनना, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 अपॉन पॉजिटिव 0, फिर चिन्ह कितना आ गया? लेस इक्वल 0। हाँ अभी जाना नहीं भाई, लिखेंगे नोट। हाँ नोट लिखेंगे सब लोग। यदि एफ डैश एक्स लेस इक्वल 0 हो तो फलन हासमान फलन होगा, तो फलन हासमान फलन होगा, तो फलन हासमान फलन होगा। अच्छा एक बात आपको 1 घंटे 1.5 घंटे की बकवास में समझ में आई कि जो 0 वाला केस है वो वर्तमान में भी आता है, और बस इसी से सवाल लगता है। तो इसमें राज की बात क्या आई जरा सुनिए। वो बात यह आई कि प्रश्न को हल करते समय, लिखो, प्रश्न को हल करते समय पहला अवकलन हमेशा 0 के बराबर रखते हैं। प्रश्न को हल करते समय पहला अवकलन हमेशा 0 के बराबर रखते हैं। प्रश्न को हल करते समय पहला अवकलन हमेशा 0 के बराबर रखते हैं। 0 के क्यों रखते हैं? क्योंकि फलन वर्धमान भी हो सकता है और हासमान, दोनों में 0 केस आता है। 0 के बराबर रखते हैं जिससे x के मान मिलते हैं। प्रश्न को हल करते समय पहला अवकलन 0 के बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं जिससे x के मान प्राप्त होते हैं, जिससे x के मान प्राप्त होते हैं। फिर उन मानों को प्रथम अवकल गुणांक में
प्रथम अवकल गुणांक f डैश x में रखते हैं, प्रथम अवकल गुणांक f डैश x में रखते हैं यदि f डैश x इज ग्रेटर 0 है, यदि f डैश x इज ग्रेटर 0 है, इज ग्रेटर 0 तो फलन वर्धमान, और यदि f डैश x लेस देन 0 है, और यदि f डैश x लेस देन 0 है तो फलन ह्रासमान होगा। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, जाइए 1 मिनट का काम है, क्योंकि बातें मैं आपको पकड़ा दूँ नहीं आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स कामा एक्स बिलोंग इंटरवल 0 से 2 पाई पर वर्धमान या ह्रासमान है, चेक करें। लिखो क्वेश्चन लिखो, देखो इसमें पूरी स्टोरी आपको पकड़ में आ गई भाई। अब शांत रहिए तो कनेक्ट हो जाएगी, तो 1 सेकंड में खत्म कर दूँ, 2 मिनट लगेगा यदि आप समझदार हो। देखो सब लोग जानते हैं कि इसका यदि मैं ग्राफ बनाऊं, जरा दिमाग लगाना है, यदि ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसी फोटो आएगी। यहाँ पे क्या है पाई, ये बेटा 2 पाई, नहीं समझ में आया तो देखो ओवरऑल ये फलन क्या कह रहा है कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है, तो इंटरवल की जांच करनी है, नहीं समझ में। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे फलन, क्या लिखें, एफ एक्स बराबर साइन एक्स एक्स बिलोंग 0 से 2 पाई पर वर्धमान और ह्रासमान के अंतराल चेक करें, अंतराल लिख देना, अंतराल चेक करें, अंतराल बताएं, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन का अंतराल बताएं। अब सुनिएगा, जरा दिमाग लगाना, देखो बिल्कुल खोपड़ी पकड़ना आप। देखो एकदम से यहाँ पे क्या होता है बेटा π/2, यहाँ पे 3π/2, तो ग्राफ हमारा क्या बता रहा है यहाँ पे 0। जरा ध्यान सुनिएगा, मैं ग्राफ से क्लिक कराऊंगा फिर थ्योरी मेथड से आपके ऊपर आ जाऊंगा, तो पूरे 1 घंटे 1.5 पौने 2 घंटे की एकदम से मतलब मेहनत आपकी कनेक्ट हो जाएगी। 0 से π/2 तक फलन वर्धमान है। वो कह रहा है कि 0 से π/2 तक ग्राफ बनाओ और बताइए किस अंतराल में फलन चढ़ रहा है, किस अंतराल में उतर रहा है, वो इंटरवल मांग रहा है। इसका मतलब 0 से π/2 पर वर्धमान, π/2 से अरे π/2 से 3/2 तक ह्रासमान, और 3π/2 से 2π/2 तक वर्धमान। लेकिन इसको सवाल को लगाएंगे कैसे थ्योरी मेथड से, तो इसका अवकलन कर देंगे, लिखेंगे एफ एक्स बराबर साइन एक्स, समझ पा रहे हो, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब सुनना, इसका अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। अब सुनना, खोपड़ी लगाना, परेशान ना करना, अब दिमाग लगाओ। अब मैं क्या बताया हूं कि हमेशा पहला अवकलन 0 रख देते हैं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, हम साइन एक्स की चेकिंग कर रहे हैं। पहला अवकलन वर्धमान में भी 0 होता है और ह्रासमान में 0, क्या छेड़खानी कर रहा है मुझे नहीं पता, तो नाउ एफ डैश एक्स 0 रख दूंगा, अर्थात मैं पहला अवकलन 0 रख दूंगा, क्योंकि अवकलन पहला अवकलन 0 दोनों केसों में हो सकता है। अभी मुझे इसकी फीलिंग ही नहीं आ रही कि क्या तमाशा कर रहा है, वो अंतराल मांग रहा है ना, जब अंतराल मांगेगा तब ये थ्योरी मेथड बहुत काम करता है। वो सीधा सीधा पूछता है कि इस इंटरवल के लिए क्या है, तो मैं कह देता ना तो वर्धमान है ना तो, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या नहीं, अंतराल बता, किस अंतराल में चढ़ रहा है, किस अंतराल में उतर रहा है। अब जरा दिमाग लगाओ, एफ डैश एक्स 0 रखा मैंने, cos x बराबर 0। अब जानकार आदमी ये समझेंगे, जरा दिमाग लगाना, इस इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल के बीच में cos x की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 होती है। एक तो π/2 में 0 होती है, नहीं आया समझ, cos 90 की वैल्यू 0, और फिर 3π/2 में वैल्यू 0। अब भी नहीं समझ में आया, किस इंटरवल में चेक करना है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में cos x 2 जगह 0 होता है, एक π/2 में, एक 3π/2। इसका मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट पैदा हुए। अब भी आपको समझ में नहीं आया, बोलो, इसका मतलब क्रांतिक बिंदु हमें कैसे पता चलेगा, पहला अवकलन 0 के बराबर रखें। अब मैं एक टेबल बनाऊंगा, इधर लिखूंगा अंतराल, इधर लिखूंगा एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का चिन्ह। अब सुनना भाई, अब भी नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, नहीं आया। अब सुने, दिमाग लगाइए, ग्राफ कहां से शुरू था, 0 से, पहला क्रांतिक बिंदु, तो पहला अंतराल क्या फंसा, 0 से, अरे 0 से π/2। दूसरा अंतराल देखो, पहले 0 से चला ग्राफ, और 0 से π/2 पहला क्रिटिकल पॉइंट आया, अगला 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 π/2 से 3π/2, नहीं समझ में आया। अगला अंतराल 3π/2 से 2 पाई, खत्म। अब सुनना, दिमाग लगाना,
अब खोपड़ी लगाना, एफ डैश एक्स बराबर क्या है, एफ डैश एक्स बराबर, एफ डैश एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, अरे एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स। अब दिमाग लगाना, मुझे परेशान ना करना। देखो एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, दिमाग लगाना। 0 से π/2 का मतलब क्या होता है, 0 से π/2 का मतलब पहला चौथांश। अब पहले चौथांश में काश दो पॉजिटिव, तो मैं चिल्ला चिल्ला के कहूँगा पॉजिटिव बोलूँगा तो एफ डैश एक्स बोलूँगा इज ग्रेटर 0। फलन क्या है, अरे ऊपर की ओर तीर लगा दिया, फलन क्या है, वर्धमान। देख लीजिए चित्र वर्धमान। अब भी नहीं पकड़ में सवाल है, आ गया। ऐसे सवाल लगाने का भाई बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं। अब सुनिए, अब इस अंतराल पे चला गया, इस अंतराल पे दिमाग लगाना, π/2 से 3π/2 कौन सा चौथांश, अरे 90 से ये क्या है 270, अर्थात दूसरा और तीसरा। अरे 90 से 270, तो 90 से 180 दूसरा, 180 से 270 तीसरा, अर्थात दूसरा और तीसरे में काश नेगेटिव। काश नेगेटिव का मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो फलन क्या है, फलन हासमान हो गया ये। अरे अब भी नहीं समझ में आ रहा यार। हाँ, ऐसे सवाल लगाना है कि पहला अवकलन 0 क्यों रखना है, क्योंकि पहला अवकलन से ही तो इसके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे कि कहाँ हरकत कर रहा है, क्योंकि पहला अवकलन वर्धमान हासमान दोनों के लिए होगा। अब ईमानदारी के साथ बताना, ये कौन सा चतुर्थांश है, चौथा, और चौथे में काश पॉजिटिव। देख लीजिए एक्चुअल में, आप देख लीजिए इतना ग्राफ ये चौथा वाला चढ़ रहा है, ये पहला वाला चढ़ रहा है, और ये वाला ग्राफ क्या गलत है थ्योरी, नहीं गलत है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर पॉजिटिव, या एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0, फलन वर्धमान है। ऊपर की ओर तीर लगा दीजिए। हाँ, कल एनसीईआरटी किताब लेके आएगा, इसके विषय में विदाउट डिस्कस होगा भाई।